चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, एक्चुअली लास्ट क्लास में हम ओव्यूलेशन, एक्चुअली हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और सेकेंडरी oocyte तक या ग्राफियन फॉलिकल जो फॉलिकल्स है उसका डेवलपमेंट हमने देखा था। अब देखो, हमको इसके बाद पढ़ना है कि अगर मान लो कि ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद देखो, इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने एक लार्ज फिगर बनाया था जिसमें यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी oocyte था एंड बड़ा वाला जो फॉलिकल था उसको ग्राफियन फॉलिकल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड, मतलब जो इससे ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकला है, सेकेंडरी oocyte, अब तो वो टूटा हुआ हो गया, एक रप्चर्ड हो गया। तो उसके इर्द गिर्द जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे, आपको मैं सॉरी, ये लेक्चर 9 है, ये लेक्चर 9। तो देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था, तो ये समझो यहाँ पे कि ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, ये ग्रैनुलोसा सेल जो है। तो जब रप्चर्ड हो जाता है, ये टूट के बाहर निकल जाता है, तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं एंड ग्रो करके वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक येलो कलर के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड वो येलो कलर का पिगमेंट जस्ट लाइक कैरोटीन होता है, जिस पिगमेंट को ल्यूटीन हम लोग कहते हैं। एंड ये ल्यूटीन जो है, यही जो सेल्स है इसको ल्यूटीन सेल्स हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा chapter 9 होगा। हाँ, तो हम कह रहे हैं जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो क्या करते हैं, वो प्रोलिफरेट करते हैं एंड वो येलो दिखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर क्या जमा हो गया है, ल्यूटीन जमा हो गया है। ल्यूटीन क्या है, एक तरह का कैरोटीन होता है एंड इस सेल्स को ल्यूटीन सेल्स कहते हैं। एंड इसी स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हाँ कल्याण बोलिए। सर हम लोग मेनेस्ट्रॉल साइकिल पढ़ रहे थे। क्या चीज? सर हम लोग मेनेस्ट्रॉल साइकिल पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया था, पढ़ नहीं रहे थे, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने पॉइंट नोट कर लिया तो मेरे को लगा वही चल रहा है। नहीं, देखिए, तो ल्यूटीन सेल्स की हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को बनाता है। अब समझो, बिफोर ओव्यूलेशन फॉलिकल वाज एवेस्कुलर। अब देखो, मान लो हम ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं, जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ था तो वो एवेस्कुलर था। एवेस्कुलर कहने का मतलब उसमें एक भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, उसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स फॉर्म करने लगते हैं एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ब्लड से भर जाता है। एंड पूरा का पूरा मान लो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम है, तो ये पूरा ब्लड से भर गया है। बाहर की तरफ क्या है, ल्यूटीन सेल्स प्रेजेंट है। अंदर में क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट है वो रेड कलर का दिखता है, जो कि ब्लड से भरा होता है। इस पर्टिकुलर रीजन को कॉर्पस हीमोरैजिकम कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। इसका सेंट्रल पार्ट क्या है, ब्लड से भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉर्पस हीमोरैजिकम कह रहे हैं। जो ल्यूटीन सेल्स होते हैं ना, यही एक्चुअली क्या सिंथेसाइज करते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब समझो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसिस कौन किया, ल्यूटियल सेल्स या ल्यूटीन सेल्स हम कह सकते हैं। ल्यूटीन सेल किसमें है, कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बना है ल्यूटीन सेल, तो ग्रैनुलोसा सेल बना है। कैसा हो गया, येलो कलर, क्यों? क्योंकि उसमें ल्यूटीन पिगमेंट आ गया, दैट इज अ कैरोटीन। ठीक है, वो क्या है, कैरोटीन। अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा अगले 9 महीने तक, क्योंकि वो सिक्रीट करते रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या हो गया, नहीं होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, धीरे धीरे डीजनरेट करने लगता है एंड टोटली वो डीजनरेट कर जाता है अगले 9 से 10 दिन में एंड फिर अगेन क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। तो यही हमको पढ़ना है, इसके आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, लिख नहीं पाए।
तो स्टार्ट करते हैं। मतलब सिंपल सा चीज है, हमको हम लोग ने पढ़ रहे थे हम लोग फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। अब देखो ये चीजें हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना एक चार्ट से ही हम पढ़ लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। उस चार्ट को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए इन सारी तमाम चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, लिखिए तो। सर लास्ट लाइन में कॉर्पस के बाद क्या लिखे है? हीमोरैजिकम, सर ये HAEMO। देखो, जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम या ग्राफियन फॉलिकल है वो एवास्कुलर, उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स है नहीं। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स फॉर्म कर जाते हैं, ब्लड वेसल्स डेवलप करते हैं, एंड पूरा का पूरा जो कैविटी है हम कह सकते हैं ब्लड से भर जाता है। तो जो सेंट्रल पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम का जो ब्लड से भरा हुआ है, उस सेंट्रल पार्ट को कॉर्पस हीमोरेजिकम के नाम से हम जानते हैं। हो गया। सर हम्म, सर कॉर्पस ल्यूटियम जो आप बोले कि 10 दिन के बाद वो डिजेनरेट कर जाएगा, तो फिर सर वो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद मतलब जब बेबी का बर्थ हो जाएगा तब वो स्टार्ट होगा वापस अगेन? नहीं नहीं, जब प्रेगनेंसी नहीं होगा तब डीजेनरेट करेगा, जब प्रेगनेंसी होगा तो वो तो टिका रहेगा ना अगले 9 महीने तक। एक्चुअली देखो, ये कॉर्पस ल्यूटियम निकाल क्या रहा है, समझना है इसको। निकाल रहा है भाई प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के चलते जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है ना यूट्रस के अंदर, वो टूटता नहीं है, उसमें ब्लड वेसल्स बने रहते हैं लगभग 4 महीने तक। समझिएगा इस चीज़ को, 4 महीने तक क्या है कि प्लेसेंटा डेवलप करते रहता है 4 महीने लगते हैं फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा बनने में, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बन जाता है। तो एक बार जब फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा बन जाता है, तब अब वो प्लेसेंटा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम निकालना बंद कर देता है, तब जाके डीजनरेट कर जाता है एक तरीके से। प्रोजेस्टेरॉन काफी एसेंशियल है, एक तो वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। दूसरा क्या है, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने देता है। समझो थोड़ा सा भी अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो बेबी क्या है, प्लेसेंटा डैमेज हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखे रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के लिए, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। लिख लिए है।
हो गया। देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डीजेनरेट करने लगता है, हम कह सकते हैं लगभग 9 दिन आफ्टर about 9 days, after about 9 days of its formation, of its formation, of its formation। अगर मैं टोटल ओव्यूलेशन से देखूं तो ओव्यूलेशन से तुरंत कॉर्पस ल्यूटियम बना, एंड कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तो 9 दिन के बाद से वो डीजनरेट करने लगता है। मतलब हम कह सकते हैं 14वें दिन बना है तो 9 दिन उसमें जोड़ लो, लगभग 23वें दिन से वो डीजनरेट करने लगता है। अगले 4 से 5 दिन में वो क्या हो जाता है, फुल्ली डीजनरेट कर जाता है। तो अगर मैं टोटल साइकिल देखूं तो डीजनरेशन स्टार्ट होता है 9वें दिन से, मतलब 23rd to 24th डे से लेके 28 to 29 डे पे वो ले जाके खत्म हो जाता है। तो डीजनरेशन फाइनली जब खत्म होता है तो उस समय कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक होते होते, छोटा होते होते एक स्ट्रक्चर, एक हॉलो स्ट्रक्चर में बच जाता है जिसको कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो याद रखिए 2-3 टर्म हो गया हमारे पास। एक क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम, बड़ा वाला फॉलिकल जब टूटा, सेकेंडरी ओसाइट निकला, ग्राफियन फॉलिकल से बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। कैसे बना, जो ग्रेनुलोसा सेल है वो बन गए कैसे, ल्यूटीन सेल में क्या सिंथेसाइज करने लगे, ल्यूटीन, दैट इज कैरोटीन पिगमेंट, दैट्स व्हाई दे आर yellow in color, and these cells actually synthesize progesterone hormone which is actually responsible for maintenance of pregnancy। second one is that कि आप देखोगे कि ल्यूटियल सेल्स में नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं ग्राफियन फॉलिकल की बात करूं तो उसमें ब्लड वेसल्स होते नहीं। वहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम की, तो उसमें ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो बीच का जो सेंट्रल पार्ट है वो ब्लड से भरा होता है, इस पार्ट को कॉर्पस हिमोरेजिकम हम लोग कहते हैं। एंड धीरे धीरे क्या है, अगले 4-5 दिन तक वो टिका रहेगा, एंड 23rd to 24th डे पे क्या होगा, वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा या डीजनरेट होने लगेगा। एंड लास्ट में एक हॉलो श्रिंक होते होते एक स्ट्रक्चर में, बिफोर डीजनरेशन जो स्ट्रक्चर है या बिफोर वो खत्म हो जा रहा है, जो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उसके पहले का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम पहले बना, कॉर्पस हिमोरेजिकम उसका सेंट्रल पार्ट ब्लड भरने के बाद, फिर हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या बनाया, कॉर्पस एल्बिकन्स, बिफोर एक्चुअली इट गेट डिसअपियर्स, तो उसी को कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो द डीजनरेशन is completed by 14 days to form corpus albicans। corpus albicans which gradually disappears, धीरे धीरे क्या होगा, यही डिसअपियर कर जाएगा। मतलब डिसअपियरेंस के पहले का जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस एल्बिकन्स है। which actually disappears। ठीक है, इसी को कॉर्पस एल्बिकन्स के नाम से हम लोग जानते हैं।
हो गया, चलिए। तो ये हम लोगों ने देखा कि कॉर्पस एल्बिगन्स बन गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्चुअली सिक्रीट कौन कर रहा है। तो देखो, अब देखो, ये तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या उसका यूज होता है, क्या उसका यूटिलिटी होता है, लेकिन दो तरह का हमको ओव्यूलेटर के बारे में पढ़ना है। एक ओव्यूलेटर ऐसा होता है जो कि स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर हम कहते हैं, दूसरे को इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को स्टिमुलेट करना, कि विदाउट उसके वो चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्स या इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कहते हैं। मतलब copulation is necessary for ovulation. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एनिमल्स में, फॉर एग्जाम्पल रैबिट हो गया आपका, रैबिट के केस में हमको देखने को मिलता है कि पहले कॉपुलेशन होगा, तब जाके क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ओवरी से ओवम निकलता है। तो यहाँ पे कॉपुलेशन इज नेसेसरी फॉर रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, that's why it is that type of ovulator which is actually known as induced. Why? Because यहाँ पे क्या है, एक तरह का स्टिमुलस चाहिए कि भाई ओव्यूलेशन हो जाए, एंड यहाँ पे स्टिमुलस क्या है कि कॉपुलेशन। वहीं पे स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर की हम बात करते हैं, जो कि क्वाइटस या फिर हम कह सकते हैं कि कॉपुलेशन वहां पे नहीं चाहिए, वो अपने आप पहले ही क्या है, बिफोर दैट प्रोसेस, दैट इवेंट, वो एक्चुअली क्या है, ओव्यूलेशन हो चुका होगा। जैसे ह्यूमन एग्जांपल हो गया, तो ह्यूमन स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर का एग्जांपल है, एंड जो रैबिट है वो क्या है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर का एग्जांपल होता है। तो दो तरह के हमको पढ़ना है। एक हमारा क्या हो गया भाई, एक हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड हो गया, दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। तो फर्स्ट वन इज इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर, इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर, इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। बिल्कुल अरीज, प्राइमेट्स मेनली स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इंड्यूस्ड रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉपुलेशन कॉपुलेशन is necessary for ovulation. Copulation is necessary for ovulation. For example, a rabbit, in rabbit, ovulation occurs after 12 to 24 hours, 12 to 24 hours of copulation, of copulation, of copulation, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि copulation is necessary, and second one is spontaneous ovulator, spontaneous ovulator। आई नो ये चैप्टर कुछ खिंच गया है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लेंगे जो कि संडे को रहेगा। उस दिन हम लोग इस चैप्टर को 2 घंटे का क्लास रहेगा, थोड़ा खींचेंगे, कंप्लीट भी हो जाएगा। आज हो गया आपका एक दिन, फ्राइडे को भी क्लास होगा, नहीं आज तो फ्राइडे ही है सर, चलते हैं एक दिन सैटरडे को क्लास होगा, एक दिन संडे को भी ले लेंगे, खत्म हो जाएगा इस वीक में चैप्टर। चौथा जो चैप्टर है वो छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर है, यहाँ बड़ा कुछ चैप्टर है नहीं।
तो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर की हम बात करें भाई, तो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर किसको कह रहे हैं, जो कि जिसमें क्वाइटस इज नॉट नेसेसरी। क्वाइटस का मतलब भी कॉपुलेशन होता है। देखो दो तीन वर्ड कॉमन है, या तो क्वाइटस बोलते हैं, या तो कॉपुलेशन बोलते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, सब एक ही चीज। इज नॉट नेसेसरी फॉर इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन। इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन। फॉर इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन। ओके, संडे को टेस्ट की है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो, इसको तो हम लोग स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर कह दिए भाई। अब जैसे ही क्या होता है ना, जैसे ही समझना है इस चीज को, जैसे ही कॉपुलेशन होता है, तो कॉपुलेशन होता है तो थोड़ा सा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चाहिए, क्योंकि जैसे ही कॉपुलेशन होता है तो अब देखो बॉडी जो है वो पोजीशन है ऊपर की तरफ, क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो जस्ट हम कह सकते हैं कि एक एंटी ग्रेविटी मूवमेंट कराना है, एक सकिंग फोर्स चाहिए कि भाई स्पर्म जो है वो तो नीचे है ना, उसको हमको फैलोपियन ट्यूब में सक करना है, एक तरीके से मूव कराना है फैलोपियन ट्यूब में। तो थोड़ा सा उसका मूवमेंट चाहिए होता है। तो जैसे ही पॉपुलेशन होता है, मदर के या फिर हम कह सकते हैं जो फीमेल है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है पॉपुलेशन के दौरान, जिसके कारण क्या होता है कि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ा सा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन निकलता है। मैंने बताया भी है कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। एंड हमने पढ़ा भी है कि हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब बोथ आर सेम। यूट्रस में खाली क्या है, स्मूथ मसल मोटा लेयर में होता है, फैलोपियन ट्यूब में पतला होता है, लेकिन उसमें भी होता है। तो हम कह सकते हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म सक आउट हो जाता है। एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रिपेयर हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कारण। एंड लगभग हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन, एक हफ्ता के बाद क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, हम कह सकते हैं फीटस का या एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होता है लगभग एक हफ्ते बाद। एंड जनरली वो क्या होता है, ऊपर के पोजीशन पे होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि अपसाइड पोजीशन पे होता है। वो फंडस वाला जो ऊपर का पार्ट था यूट्रस का, उसी पोजीशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। कुछ पॉइंट से लिख लेते हैं। आफ्टर कॉपुलेशन, आफ्टर कॉपुलेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन is secreted, is secreted from pituitary gland, pituitary gland, from pituitary gland. This hormone promotes, this hormone promotes the peristalsis। देखो पेरिस्टालसिस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, अभी आप पढ़ रहे भी होगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ही नहीं हो रहा है, इन द फैलोपियन ट्यूब, इन द फैलोपियन ट्यूब। देखिए तो यहाँ पे
हो गया। चलिए, तो लास्ट पॉइंट, द पेस्टाल्सिस इन द uterus and fallopian tube and fallopian tube and fallopian tube. Due to this, the semen is sucked into fallopian tube. Fallopian tube. हाँ ओजस्वी, वो मैं बताऊंगा। तो ये हम लोगों का हम कह सकते हैं एक तरीके से ब्रीफ पीरियड्स हो गया कि कौन कौन से पीरियड्स है। अब देखिए, नॉर्मली अगर मैं रिप्रोडक्टिव साइकिल की फीमेल की बात करूँ तो क्या क्या चीजें हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमन के 3 फेजेस मेनली होता है, जैसे कि मैंने बताया भी था। एक फेज होता है कौन सा, ब्लीडिंग फेज। दूसरा फेज कौन सा होता है, तो उसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, या इसी को हम लोग फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं। एंड तीसरा जो होता है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी या सिक्रेटरी फेज, या उसी को लूटियल, क्योंकि क्या है, क्यों क्यों क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कह सकते हैं, जिसमें 3 मेन फेजेस प्रेजेंट होते हैं। menstrual cycle has 3 main phases. Has 3 main phases. अगर मैं पहले फेज की बात करूँ तो उसको ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन फेज कह सकते हैं। ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज अगर ये ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन फेज की हम बात करें तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गए या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखने को उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले, ये 3 से 5 दिन, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ साइकिल यहीं से हो रहा है। फर्स्ट क्या है, स्टार्ट ऑफ साइकिल, हम यहीं से काउंट करते हैं, स्टार्ट ऑफ साइकिल। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, हो गया लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, लगभग 3 से 5 दिन। अगेन ये मैंने बताया भी है कि ये चीज वेरिएबल है, 2 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है। ये अगेन वेरिएबल होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो इसमें एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो टूट टूट के क्या हो रहा है, निकल रहा है। ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द endometrial lining, part of the endometrial lining gets shed off, shed off
अगर मैं टोटल लॉस की बात करूं तो लगभग 20 ml ब्लड का लॉस होता है हर डे। ठीक है, अगर मैं लॉस की बात करूं तो लगभग हम कह सकते हैं टोटल लॉस जो है, टोटल लॉस ऑफ ब्लड पर डे, ये जो है वो 20 ml के अप्रोक्स होता है। एंड अगर टोटल लॉस मैं काउंट करूं पर साइकिल, लॉस ऑफ ब्लड पर साइकिल, तो लगभग इससे कितना दिन चल रहा है, 3 से 4 5 दिन चल रहा है, हम एवरेज 4 दिन लेते हैं, तो लगभग हम कह सकते हैं ये वेरी कर सकता है 80 ml। ठीक है, 80 ml, ये अप्रोक्स 80 ml, 4 दिन एवरेज हम लोग काउंट किए तो 80 ml के आसपास। ये अगेन वेरिएबल, ऐसा नहीं है फिक्स है, अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं इन चीजों को। एंड यहाँ पे ये ब्लड जो होते हैं वो इमीडिएटली क्लॉट नहीं करता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो गया। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता है। नॉर्मल ब्लड जो है हमारा वो क्लॉट कर जाता है जब वो बॉडी से बाहर जाता है। तो इसका मेन कारण है क्योंकि इसमें क्या है, लैक ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन जो हमने पढ़ा है वो इसमें नहीं होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो नेटिंग या नीटिंग का जो काम होता है, जो एक प्लॉट के ऊपर नेटेड हमको स्ट्रक्चर नजर आता है, बुना हुआ जैसा एक पैच जैसा नजर आता है, वो चीज इसमें फाइब्रिन नहीं रहने के कारण ये क्लॉट ही नहीं करता है। तो ये इम्पोर्टेंट हमको है, जो नॉर्मल ब्लड को से डिफरेंशिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्लीडिंग फेज वाले ब्लड को या मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम कह सकते हैं। तो इसके बाद का जो सेकंड स्टेज है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। चेंज कर रहे हैं स्लाइड। सेकंड जो है हमारा स्टेज, इसको प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव या फिर प्री ओव्यूलेटरी, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले हो रहा है, या फिर फॉलिकुलर फेज कहते हैं, फॉलिकुलर, या फिर एस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज। तो 4 इसका नाम हो गया हमारे पास। एक हो गया फॉलिकुलर फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा हमारा क्या हो गया, प्री ओव्यूलेटरी फेज, चौथा हो गया एस्ट्रोजेनिक फेज। तो ये हमारे पास क्या है, 4 नाम हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज में हो क्या रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज में मेनली सिक्रीशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन का। एंड ये एफएसएच हार्मोन करवाता क्या है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है।
एफएसएच कैसे स्टिमुलेट होता है, तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया भी, एफएसएच जो है एक गोनाडोट्रोपिन है, एंड गोनाडोट्रोपिन जो है वो गोनाड्स पे काम करता है, एंड इस चीज को स्टिमुलेशन कौन करता है, जीएनआरएच, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस that stimulate the pituitary gland, actually anterior pituitary gland, to release FSH hormone, which works on the follicles present in the ovary, and in result of that, follicles starts developing, and they starts gradually increasing their size, volume, and they cross the phases. For example, they cross the primary follicle stage, secondary, tertiary, and ultimately Graafian follicle stage, in which rupture of Graafian follicle takes place. That is known as ovulation. तो ये चीजें यहाँ पे होंगी। तो ओव्यूलेशन होने के लिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का बनना काफी जरूरी होता है, एंड वो बनाता कौन है, यही फेज में एक्चुअली बन रहा है। किसके प्रेजेंस में, तो हम कह सकते हैं एफएसएच, ठीक है, मेनली। अगर मैं डेज की बात करूं, तो डेज ये कितना है, 5 to 13, 5th to 13th डेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। फिर क्या है भाई, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ये क्या निकाल रहा है, हम कह सकते हैं जीएनआरएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वर्क किस पे कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकल रहा है, एफएसएच, एफएसएच हार्मोन निकलना स्टार्ट हो गया। अब एफएसएच हार्मोन जब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये एफएसएच वर्क किस पे करेगा, फॉलिकल्स डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, एंड जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, मैंने बताया है, फॉलिकल जो डेवलप होते हैं वो एस्ट्रोजन निकालना स्टार्ट करते हैं। समझना, एस्ट्रोजन कौन निकालता है, याद करो, किस स्टेज से एस्ट्रोजन निकलेगा, मेरा क्वेश्चन है, बताइए तो, किस स्टेज से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। किस स्टेज से एस्ट्रोजन निकलेगा, फॉलिकल्स के किस स्टेज से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, किस स्टेज से, और क्यों? सेकेंडरी स्टेज में। हाँ, क्यों 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 सेकेंडरी स्टेज से? सर उसमें थीका का फॉर्मेशन होता है, 2 होता है थीका, तो वही सीक्रेट बिल्कुल सही, करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, कि जो थीका इंटरना के जो सेल्स होते हैं वही क्या है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। अब देखो इस चीज को, हम लोग जब अभी ग्राफ भी पढ़ेंगे, एक्चुअली सब चीजों को हम पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो ग्राफ, सिंगल कंबाइंड ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें वहां पे हार्मोनल लेवल को भी दिखाया गया है, उस ग्राफ में फॉलिकल्स के भी डेवलपमेंट को दिखाया गया है, यूट्रस के भी डेवलपमेंट एंड डीजनरेशन को दिखाया गया है। तो उस पर्टिकुलर ग्राफ को पढ़ने के लिए इन सारी चीजों को हमको पढ़ना काफी जरूरी होता है। तो हम कह रहे हैं एफएसएच के कारण क्या है, फॉलिकल बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी तो इंक्रीज होगा ना। एंड सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल कब होगा, जब फॉलिकल सबसे बड़ा होगा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल सबसे बड़ा कब होता है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। लगभग 13-14th डे पे ही क्या है, फॉलिकल सबसे बड़ा है, यानी कि फॉलिकल से सबसे ज्यादा हार्मोन एस्ट्रोजन कब निकलेगा, 13 या 14th डे पे, जस्ट बिफोर इवोल्यूशन, ओव्यूलेशन, इवोल्यूशन कह रहे हैं, ओव्यूलेशन। एंड जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो फॉलिकल अब टूट गया, इंटरनल लेयर्स भी क्या हो गया, टूट गए, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये एफएसएच निकालेगा। एफएसएच वर्क क्या करेगा, इसके कारण फॉलिकल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे डेवलप करना। फॉलिकल्स स्टार्ट
developing, follicles start developing and developing follicles, developing follicles now starts secreting, starts secreting an increasing amount of एस्ट्रोजन। इंक्रीजिंग अमाउंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि फॉलिकल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इसका अमाउंट जो है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ, यहाँ लिख देंगे ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन ये इंपॉर्टेंट हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन। एंड देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है ना तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेनेंस में हेल्प करता है, याद रखिएगा, लेकिन उसके डिवीजन पे हेल्प नहीं करता है। एस्ट्रोजन ही हेल्प करता है कि फॉलिकल्स जो है वो तो एस्ट्रोजन रिलीज करने लगेगा जैसे ही, अब देखो यहाँ पे जैसे फॉलिकल्स रिलीज करना स्टार्ट करेगा, अब एस्ट्रोजन के कारण जो एंडोमेट्रियम का दीवार है ना वो मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एस्ट्रोजन के कारण ही मोटा होता है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण वो बना रहता है, वो टूटेगा नहीं लेकिन नया नहीं बनेगा। ठीक है, उतना मोटा नहीं होगा क्योंकि एस्ट्रोजन इज मोर पोटेंट हार्मोन देन प्रोजेस्टेरॉन। तो हम कह सकते हैं एस्ट्रोजन के ही कारण क्या है, एंड्रोमेट्रियम क्या होता है, मोटा होना स्टार्ट होता है, उसमें वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स कह रहे हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। द राइजिंग लेवल ऑफ estrogen, the rising level of estrogen causes the endometrium causes the endometrium to proliferate and thicken, and thicken. It also increases, it also cause increases, also cause increases, yeah, increase in the vascularity, vascularity समझ गए, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट, vascularity, and glandularity, glandularity, glandularity of endometrium, endometrium मतलब मेनली जो प्रोलिफरेशन है वो ऐसा नहीं है, प्रोलिफरेशन सिर्फ और सिर्फ देखो फॉलिकुलर फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोलिफरेशन फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रहा है।
हो गया। देखो अब धीरे धीरे क्या है, एफएसएच या हम कह सकते हैं जो एंडोमेट्रियम जब मोटा होना स्टार्ट होता है तो वो हाइपोथैलेमस को और इंड्यूस करता है, जस्ट लाइक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम जब मोटा होना स्टार्ट करता है और वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि जीएनआरएच और निकाले, जिसके कारण पिट्यूटरी एफएसएच निकालेगा। एंड एफएसएच के कारण क्या होगा, फॉलिकल डेवलप करेगा, एंड फॉलिकल डेवलप करेगा तो एस्ट्रोजन और निकलेगा। एंड धीरे धीरे क्या है, ये जो एफएसएच है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता चला जाता है। एफएसएच के साथ साथ एलएच भी इंक्रीज होता चला जाता है, जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। एंड ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच एक पीक अटेन कर लेता है, जस्ट लाइक कि अब इतना बड़ा हो गया ग्राफियन फॉलिकल की अब भाई अब नहीं होगा बड़ा। तो जैसे ही पीक अटेन करता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद वो क्या होता है कि वो फट जाता है। एंड फटने के कारण क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ जाता है, या हम कह सकते हैं ओव्यूलेशन हो जाता है। तो एलएच और एफएसएच एक पीक अटेनमेंट होता है, एंड मेनली एलएच के ही कारण ये चीज होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इतना ज्यादा वो बड़ा हो जाता है कि फट जाता है, तो एलएच के कारण ही होता है, इसीलिए इसको एलएच सर्ज कहते हैं। सर्ज मतलब रैपिड, कोई चीज मूव, कोई चीज बहुत तेजी से आ गया, या बहुत तेज क्वांटिटी, या बहुत कम समय में उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसी को सर्ज वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो एलएच सर्ज के कारण ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन के कारण क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम मोटा हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस को बोल रहा है कि और अभी हमको मोटा होना है। क्यों भाई, क्योंकि जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा अच्छा चांसेस होगा इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन का। वो क्या है, मोटा होना स्टार्ट हुआ है, मोटा हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। एंड वो और सिग्नल कर रहा है हाइपोथैलेमस को कि जीएनआरएच निकालो, पिट्यूटरी एफएसएच निकाले, एफएसएच फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, एंड फिर एस्ट्रोजन निकलेगा। जाहिर सी बात है, ये चेन समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है, जीएनआरएच एफएसएच, एफएसएच क्या कर रहा है, फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल बड़ा होगा, थीका इंटरना और ज्यादा क्या निकालेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये हमारा प्रोलिफरेटिव फेज हो गया। ठीक है, इसमें कुछ एक दो पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। ड्यू टू दिस कहने का मतलब एंडोमेट्रियम इंक्रीज हो रहा है, the hypothalamus releases more of GnRH, releases more of GnRH. This GnRH induces the pituitary gland, induces the pituitary gland to release more of SHH, to release more of FSH, FSH. एक पॉइंट लिख लीजिएगा, both FSH and LH attain a peak in the middle of the cycle, in the middle of the cycle, middle कह रहे हैं 14th डे पे। ठीक है, and this is the cause of ovulation, middle of the cycle, middle of the cycle, about 14th day, 14th day।
rapid secretion of LH leading to its maximum value, maximum value during mid cycle is called LH surge. Is called LH surge. LH सर्ज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, यही जो है मेन कॉजिंग फोर्स है which induces Graafian follicle to rupture and release ovum secondary oocyte. ovum तो बाद में ना बनेगा, secondary oocyte. इसी को मैंने क्या बताया, ओव्यूलेशन. तो हमको क्लियर हो गया भाई, ये ओव्यूलेशन जो है वो एलएच सर्ज के कारण ही होता है, या एफएसएच और एलएच दोनों का पीक जो है वो बढ़ता चला जाता है. अब तीसरा और लास्ट फेज हमको पढ़ना है, जिसको हम लोग सेक्रेटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हम लोग कहते हैं. हो गया. तो तीसरा और आखिरी हमारा स्टेज जो है वो है पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज. इसको हम कहते हैं थर्ड है हमारा ये, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या फिर इसी को हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज, क्योंकि सिक्रीशन होता है मेनली किस चीज का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का. कौन कर रहा है, ये सब चीज एकदम याद रखना है. देखो ऑब्जेक्टिव इसका जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें यही सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा रहता है कि कौन सा चीज है, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, क्या जो लेयर है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, ये सारी चीजें सिक्रीटरी फेज कहते हैं. इसी को लूटियल फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, लूटियल फेज. या इसी को प्रोस्टेरोजेनिक फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है. जैसे जिस तरीके से हम लोग ने प्रोलिफरेटिव को एस्ट्रोजेनिक कहा है, क्योंकि इसमें क्या था, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा था. कौन कर रहा है, थीका इंटरना, मतलब फॉलिकली कर रहे हैं. इसको प्रोजेस्टेरोनिक फेज कहते हैं, प्रोजेस्टेरोनिक.
प्रोजेस्टेरॉनिक फेज। हम कह सकते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन हम लोगों ने लिखा भी था ये कि ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल वो क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम अगर मैं बात करूं तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। देखो प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या होता है कि एंडोमेट्रियम को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देता है, बनाएगा नया नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगा, मतलब वो बन चुका है उसको डिजेनरेट करने से रोकता है। दूसरा चीज हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो 9 महीने तक चाहिए ताकि एंडोमेट्रियम बना रहे, लेकिन वो शुरू के 3 4 4 महीना एवरेज हम ले लेते हैं कि फीटस के डेवलपमेंट के 4 मंथ बाद तक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, इसके बाद वो डीजनरेट कर जाता है, उसका जो काम है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने वाला वो रिप्लेस हो जाता है किससे, प्लेसेंटा से। ठीक है, तो अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेन काम क्या होता है कि प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर रिसीविंग फॉर रिसीविंग embryo and its implantation। इम्प्लांटेशन करवाएगा, मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और क्या चीज होगा भाई, प्रोजेस्टेरॉन की हम बात कर रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नए ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को भी रोकेगा। इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉलिकल्स, न्यू फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉलिकल्स। दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो बहुत मेंटेनेंस के लिए हार्मोन है,
लेकिन यही जो हार्मोन है नॉर्मली तो वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है, लेकिन प्लेसेंटा जब फॉर्म कर जाता है, फुल्ली फॉर्म कर जाता है 4 महीने 4th मंथ तक, तो वो जो काम है प्लेसेंटा करने लगता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम पहले करता था। तो हम कह सकते हैं बाय द 4th month of pregnancy, by the 4th month of pregnancy, placenta has developed completely. Placenta has developed completely. And now progesterone is secreted by it. Progesterone is secreted by it. तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लगता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारा, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर डीजनरेट कर जाएगा 4th महीने के बाद, क्योंकि इसके बाद से प्लेसेंटा ही है वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगता है। लेकिन समझना है इस चीज को कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो रहा है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो राइज करता है, कि प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ने लगा। अब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे क्या है कि जैसे ही अब देखो प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तभी भी क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ना, तो इनिशियली तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा ही, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बाकी का जो लेवल है, जैसे जीएनआरएच क्या करेगा, अगर जीएनआरएच निकलना बंद होगा तो क्या होगा, एफएसएच और एलएच भी निकलना बंद हो जाएगा, एंड जिसके कारण क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक तरीके से फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज करना बंद कर देता है, एंड जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रिलीज होगा तो क्या होगा, अब ये रोक के रखा हुआ था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, एंड हम कह सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग था वो भी क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा, एंड नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन जो कॉज है जो कि नए साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ड्रॉप इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन जब गिरेगा तभी जाके क्या होता है, जो ओवर ग्रोथ एंडोमेट्रियम है वो टूटना स्टार्ट करेगा, एंड साथ ही साथ जो यूट्रस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण नया साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हो गया। सर हम्म सर जब प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्यों एंडोमेट्रियम टूटता है? हम्म। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है अब क्या है, निकलना बंद हो गया ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर नया फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो नया फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, साथ ही साथ जो हार्मोन है वो अपने मेंटेनेंस, अपने लेवल को मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं, सॉरी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरॉन का अब उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जरूरत नहीं है, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन क्या है, गिरने लगेगा, एंडोमेट्रियम टूटने लगेगा और कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट होता है, जिसके कारण वो और टूटता है, एंड हम कह सकते हैं कि वो बाहर की ओर निकलना स्टार्ट होता है। जिस दिन से बाहर निकलना स्टार्ट होगा हम बोलेंगे नया साइकिल स्टार्ट हो गया।
सर स्लाइड पीछे कीजिए ना। हो गया सर। लिखेंगे हम लोग, इफ pregnancy does not occur, pregnancy does not occur after ovulation, after ovulation. If pregnancy does not occur after ovulation, then as the progesterone level rise, its rising level inhibits the release of GnRH, inhibits the release of GnRH from hypothalamus. Hypothalamus. कैसे रोकता है? बाय निगेटिव फीडबैक। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा निकलने लगेगा तो निगेटिव फीडबैक से क्या होगा? रोक देगा। अब क्या है, जैसे ही GnRH क्या हो जाएगा? रोकने लगेगा, तो जाहिर सी बात है FSH और LH भी निकलना एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? कम होना स्टार्ट करेगा। LH मेन कॉज रहता है किस चीज का? प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन का, क्योंकि ल्यूटीन, उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, मतलब उसमें जो ल्यूटीन सेल है ना कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, वो एक्टिवेट होते हैं LH के कारण। तो LH जब गिरेगा तो ल्यूटीन सेल भी धीरे धीरे धीमे पड़ जाएंगे, तो प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। एंड जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा, बहुत एब्रप्टली डिक्रीज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वही कारण है कि एंडोमेट्रियम टूट जाएगा। ड्यू टू दिस FSH and LH secretion by pituitary falls and thereby progesterone secretion by the corpus luteum, which was due to
influence of LH also now falls also now falls। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या है, अब प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट किया। क्यों भाई? क्योंकि एफएसएच और एलएच डिक्रीज हो गया। यही कौन करा रहा है डिक्रीज? प्रोजेस्टेरॉन लेवल का बढ़ना। ये खुद ही एब्रप्ट कर रहा है कि अब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बंद हो जाए। ठीक है, समझो इस चीज को। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा एंड अगर मेंटेन कर जाता है एक लेवल को तो वो तो टिका रह जाता, ना टूटता ना बढ़ता, लेकिन और लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो लेवल जैसे ही बढ़ गया तो उसका जो लेवल इंक्रीज हुआ वो जीएनआरएच को बोला कि हाइपोथैलेमस को बोला कि जीएनआरएच अब निकालना बंद करो, मेरे पास प्रोजेस्टेरॉन काफी है। तो जिसके कारण एफएसएच और एलएच भी निकलना बंद हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो कि एलएच के ही कारण निकलता है। क्यों? क्योंकि एलएच वर्क करता है ल्यूटीन सेल पे, किसके? कॉर्पस ल्यूटियम के। एंड ल्यूटीन सेल धीरे धीरे उसका भी एक्टिविटी डिक्रीज होगा एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। एंड यही कम होते होते क्या होता है कि बहुत ज्यादा लेवल डिक्रीज कर जाता है, तो वही क्या है कि एंडोमेट्रियम को तोड़ देता है। ठीक है, हम कह सकते हैं एज द प्रोजेस्टेरॉन लेवल as the progesterone level drops the corpus luteum begins to degenerate and transform इन कॉर्पस एल्बिकन्स। जो लास्ट स्टेज है, कॉर्पस एल्बिकन्स प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं करता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। एंड जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल सिक्रीट ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम टूट जाएगा। अभी देखो ये हम लोग इतना पॉइंट्स पढ़ लिए ना, अब ग्राफ पढ़िएगा ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ को, देखेंगे, देखिएगा कितना ज्यादा समझ में आएगा। कॉर्पस एल्बिकन्स which cannot secrete progesterone अब देखो, अब प्रोजेस्टेरॉन निकला ही नहीं, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बढ़ चुका था वो अब क्या हो गया? धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है। The overgrown endometrium now begin to break and separate from the inner uterine wall causing bleeding ठीक है, ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि अब जब प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यूट्रस भी अब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा।
second point is the uterine contraction या uterine contraction now start now start अब शुरू हो गया, ठीक है, जिसके कारण एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या हो जाता है, टूट के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल यही है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। अगर मैं ओवम या सेकेंडरी oocyte के लिविंग स्टेट या वाइबिलिटी की बात करूं तो 2 ही दिन होता है, ठीक है। स्पर्म का 4 दिन होता है, मतलब अगर समझना कि ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है तो वो 16वें दिन तक एक्टिवेट होगा या लिविंग स्टेट में होगा। 14वें दिन स्पर्म एंटर किया तो 18वें दिन तक होगा, मतलब अगर स्पर्म जो है वो 12वें दिन एंटर किया है, ओव्यूलेशन 14th डे पे हुआ है, तभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। स्पर्म जो है 10वें दिन एंटर किया है, ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है, तभी भी क्या है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब मान लो ओव्यूलेशन 14वें की जगह 13वें दिन हो गया, तब क्या है, तब 9वें दिन भी स्पर्म एंटर किया होगा, तभी भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म है 4 दिन तक लिविंग स्टेट में रह सकता है या वाइबल हम रह सकता है, हम कह सकते हैं। एंड ओवम जो है वो 2 ही दिन तक रहता है। अगर 12वें दिन पे ओव्यूलेशन होगा तो 8वें, तो एक हम कह सकते हैं 1 से 8वां दिन तक सेफ पीरियड है। एंड अगेन 20 डे तक, मान लो कि 14 डे पे ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, 16th डे पे हुआ है, लेट हो गया थोड़ा सा, एंड 16 डे पे स्पर्म एंटर किया, तो हम कह सकते हैं कि ओवम जो है वो 18 डे तक फर्टिलाइज कर सकता है, मान लो 17 पे किया तभी भी। तो लगभग ये जो 10 से 12 दिन का गैप है, इसको अवॉइड किया जाता है। इसी को नेचुरल एब्सटिनेंस मेथड भी कहते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, कपल्स अवॉइड द फर्टाइल पीरियड। एंड मोस्टली वो 1 वीक या 10 डेज का रहता है, हम लोग काउंट करते हैं डे 10th to 17th कहते हैं, कभी किसी किसी जगह पे 8वें दिन से लेके हम कह सकते हैं 20वें दिन तक रहता है ये। तो ये बुक टू बुक ये डेटा वेरी करता है। एनसीईआरटी में नॉर्मली दिया हुआ है 10th से लेके 17th डे पे। तो अगर ये क्या है, ये 4th नंबर चैप्टर में दिया हुआ है नेचुरल एब्सटिनेंस मेथड में। तो हम कह सकते हैं ये जो पीरियड अगर अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्म जो है वो 4 दिन तक लिविंग स्टेट में, ओवम जो है वो 2 दिन तक लिविंग स्टेट में रहता है। एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लेंगे। आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन the ovum is viable, ovum is viable for only 2 days, for only 2 days, while sperms introduced into the vagina, into the vagina can survive for a maximum of 4 days, can survive for a maximum of 4 days, of 4 days, maximum of 4 days, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फर्टाइल पीरियड है इसको अवॉइड, मतलब कि नॉर्मली अगर फैमिली प्लानिंग मेथड से हम लोग देखें तो सेफ पीरियड कौन सा होगा, अगर एकदम ही सेफ की बात कर रहे हैं जहाँ पे एकदम ही पॉसिबिलिटी नहीं होता है, तो सेफ पीरियड जो है वो 2 हो गया। फर्स्ट है 1 to 8th डे, एंड सेकंड जो हो गया वो 20th to फर्स्ट टू फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट टू 20th to 28th डे, ये सेफ पीरियड बिल्कुल हो गया।
हो गया। तो एक चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इतना जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा ना, आपका काम क्या है, आपके सारे के कॉपी में जो एनसीईआरटी में एक ओव्यूलेशन वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम ग्राफ दिया हुआ है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी में आपका ग्राफ दिया हुआ है। दिख रहा? नहीं, टेस्ट में चैप्टर 1 से आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं है। सर ने करेक्ट नहीं किया क्या? चैप्टर 1 से आएगा, फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर से बोल रहा है। आई थिंक सर ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन डाल दिया था, मैंने बोला भी था करेक्ट करने के लिए। फर्स्ट पेज से देखो, ये वाला जो है हम लोगों का ग्राफ, ये ग्राफ आपको बनाना है। ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है चार्ट, ये चार्ट आपको बढ़ाना है। ये चेंजेस इन पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, ये ओवरी में चेंजेस हो गया, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल में चेंजेस हो गया, ये यूट्रस में चेंजेस हो गया। देखो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, कब निकल रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम के कारण। एस्ट्रोजन कब निकल रहा है? धीरे धीरे देखो फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो बढ़ रहा है। सबसे मैक्सिमम क्या होगा? जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फॉलिकल उसी समय है। यहाँ पे एफएसएच और एलएच, एलएच का ही क्या होता है, सर्ज के कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन हमको देखने को मिलता है, जो कि 14th डे पे होता है। मेंस्ट्रुएशन हो गया, फॉलिकुलर फेज, लूटियल फेज, नेक्स्ट साइकिल हो गया। 3 फेजेस है जो हम लोगों ने पढ़ा है। पहले आपको करना क्या है, आपको जो भी मैंने लिखवाया है सारी चीजों को आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, फिर इस ग्राफ को बना लेना है कॉपी में। सारे लोग बनाएंगे कॉपी में, एंड बनाइएगा। आपको बनाते टाइम ही ये ग्राफ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सारी चीजों को। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, ओजस्वी सेकंड चैप्टर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर आएगा। अभी मैं ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर करके ही होगा। नेक्स्ट टेस्ट में सेकंड चैप्टर का टेस्ट दिया जाएगा। सर थोड़ा स्लाइड पीछे कीजिए ना। एक मिनट, यहाँ सर पे ये वाली नहीं, हाँ ठीक सर। है। सर सर एक क्वेश्चन है बोलिए। सर। जैसे जो हमारा बॉडी इंटरनल बॉडी का जो वॉल होता है, तो उस वॉल पे सर म्यूकस होता है ना बॉडी में। बिल्कुल। तो सर जो यूट्रस होता है, तो जो ब्लड लेयर के पहले क्या यूट्रस के भी वॉल पे म्यूकस होता है? हाँ, एंडोमेट्रियम म्यूकोस लेयर भी उसको कहते हैं, ये म्यूकोसा लेयर। अच्छा, यस सर। और सर एक और क्वेश्चन, सर जो ब्लड लेयर जो वॉल पे आता है, तो वो सेमी सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? और एक्चुअली जिस समय समझो ब्लड वेसल एक्चुअली जब निकलता है ना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो क्या होता है कि ब्लड जो है काफी थिक क्वांटिटी में, क्योंकि एंडोमेट्रियम का ऊपर का पोर्शन होता है ना, थोड़ा सॉलिडिफाई करने लगता है, क्योंकि वहां पे प्लेसेंटा फॉर्म करता है। क्लॉट तो नहीं करेगा क्योंकि उसमें फाइब्रिन एब्सेंट होता है, लेकिन हम कह सकते हैं नॉर्मल ब्लड की तुलना में थिक फॉर्म में रहता है। समझे? यस सर। और कुछ किसी सर को? हाँ बोलिए। सर
प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इम्प्लांटेशन मतलब प्लासेंटा फॉर्म करता है, मतलब नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम। हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड जब पूरा प्लेसेंटा बन जाता है तो वो प्लेसेंटा खुद भी खुद क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकालने लगता है। नॉर्मली कैसे, उससे पहले कौन निकाल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। सर हम्म सर थोड़ा एक डेफिनेशन बता दीजिए, इजेक्शन और इरेक्शन, सर कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। इंजेक्शन इजेक्शन, इजैक्यूलेशन और इरेक्शन। erection is stiffness of the penis due to the dilation of the penile arteries। ठीक है, जो इरेक्शन हो रहा है उसी को हम लोग कह सकते हैं, इरेक्शन कह सकते हैं, कि जो स्टिफनेस है पेनिस के अंदर। एंड सेकंड जो है वो है इजैकुलेशन, मतलब सीमेन का जो डिस्चार्ज होता है बॉडी से, उसको इजैकुलेशन कहते हैं। कल्याणी पता नहीं क्लास ऑफलाइन कब से होगा, अभी तो फिलहाल नहीं होगा, देखते हैं कब से हो सकता है या कब से हो पाए। कोई वैसी बात अभी नहीं हुई है ऑफलाइन की। मिनिमम जून तो आपका चलेगा ही ऑनलाइन, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ें नहीं खुलेंगी, एग्जाम्स भी कैंसिल ही हो गए हैं इसी वजह से। आई होप जुलाई से सब चीज़ नॉर्मल हो जाए तो खुल जाएगा क्लास वगैरह। हो गया, चलिए तो एंड करते हैं।